हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस की सेक्शन ए का यूनिट नंबर 4 का चैप्टर नंबर 3 इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन। तो वीडियो के इस पार्ट में हम ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं इस चैप्टर्स में उनको कवर करेंगे। तो वीडियो के इस पार्ट में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। उसके बाद से हम देखेंगे डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यानी कौन कौन से रीजन है जिनके कारण से जो ग्लोबलाइजेशन है वो उसका एक्सपेंशन हुआ है। और उसके बाद से हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल एंड सोशल वैल्यूज़, यानी जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल या कल्चरल या सोशल वैल्यूज़ है उस पर ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट है। और लास्ट हमारा टॉपिक होगा कि द चैनल्स फॉर प्रमोटिंग कल्चरल एक्सचेंजेज, यानी कौन कौन से चैनल्स है, कौन कौन से मीन्स है जिसके कारण से ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन जो कल्चरल एक्सचेंज है विद इन द वर्ल्ड हो रहा है। ग्लोबलाइजेशन से पहले हम ये देखते हैं कि जो ड्यू टू द 20th सेंचुरी, यानी 20th सेंचुरी की बात करें तो 20th सेंचुरी में ड्यू टू द रिवोल्यूशन ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी जो हमारी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है वो इतनी ज़्यादा डेवलप हो गई है कि पूरा का पूरा जो वर्ड है वो एक वर्ड विलेज के फॉर्म में क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया है। तो इस तरह से पूरा का पूरा जो वर्ड है वो एज ए विलेज के फॉर्म में श्रिंक हो गया है बाय द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। यदि हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें जैसे टीवी है हमारा, या फिर हमारे मोबाइल है, इंटरनेट है, या हमारा जीमेल है, या ईमेल सिस्टम है, ठीक है। और इसके अलावा आज जो हमारी जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उसमें डे बाय डे जो न्यू इन्वेंशन हो रहे हैं उसके कारण से इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को यूज़ करके एक जो नया कॉन्सेप्ट है ग्लोबलाइजेशन है ये इनिशिएट किया गया है, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ये इनिशिएट किया गया है, ठीक है। और इससे पहले यदि बात करें यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से बात करें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो पूरा वर्ल्ड है वो दो ग्रुप में क्या हो गया था, डिवाइडेड हो गया था। तो एक जो ग्रुप है उसको लीड कर रहा था यूएसए, और सेकेंड जो ग्रुप है उसको कौन लीड कर रहा था, यूएसएसआर, ठीक है। तो जैसा कि हमें पता है जो यूएसए है वो कौन सी आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे थे, तो वो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, और जो ग्लोबलाइजेशन है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन कॉन्सेप्ट को फॉलो करे थे। जबकि यूएसएसआर या इनके ग्रुप्स में जो भी कंट्रीज थी वो कहीं ना कहीं कम्युनिज्म और सोशलिज्म को सपोर्ट कर रही थी। तो इस तरह से आइडियोलॉजी के बिहाफ पे उस समय जो पूरा का पूरा वर्ल्ड है वो टू ग्रुप्स में क्या था, डिवाइडेड था। और जो भी छोटी कंट्रियाँ थी वो इन ग्रुप्स को क्या कर रही थी, फॉलो कर रही थी। तो बहुत सारी जो कंट्रियाँ थी वो इन दोनों ग्रुप्स के अंडर में डेवलप नहीं हो पा रही थी, और बाकी जो कंट्रीज थे उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए यूएनओ के थ्रू वर्ल्ड बैंक जो ऑर्गेनाइजेशन है या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करें, एग्रीमेंट होता है जिसे गैट के नाम से जानते हैं, GATT, ठीक है। इसका मतलब होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ठीक है। तो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ हुआ था ये दो ग्रुप की जो कंट्रीज़ हैं उनके लिए, ताकि जो इजीली ट्रेड एंड जो टैरिफ है उसको कंटिन्यू किया जा सके। लेकिन इसके थ्रू जो भी पुअर कंट्रीज थी वो अपनी पॉवर्टी को, अपनी जो भी इनइक्वालिटी थी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को एलिमिनेट नहीं कर पा रही थी। तो 1985 में मिखाइल गोर्बाचोव है वो यूएसएसआर के न्यू जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट होते हैं, और वो सोशलिज्म और कम्युनिज्म के बिहाफ पे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की आइडियोलॉजीज़ को अडॉप्ट करते हैं। और उनकी इस आइडियोलॉजीज़ को ड्यूअल प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है, और उनके इस ड्यूअल प्रोग्राम को पेरेस्ट्रॉइका एंड ग्लासनोस्ट, ठीक है, पेरेस्ट्रॉइका एंड ग्लासनोस्ट के नाम से जाना जाता है। पेरेस्ट्रॉइका का मतलब होता है रीस्ट्रक्चरिंग, और ग्लासनोस्ट का मतलब था ओपननेस, यानी सबके लिए जो मार्केट है वो क्या कर दिया जाए, खोल दिया जाए, सबको उसमें इंट्रोड्यूस किया जाए। तो और इस तरह से सोशलिज्म और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को ड्रॉप करके लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और जो ग्लोबलाइजेशन का जो आइडिया, इकोनॉमिक जो आइडिया है उसको पूरे वर्ल्ड लेवल पे अडॉप्ट कर लिया जाता है, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन को समझने से पहले हम प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के लिटरल मीनिंग को देखते हैं।
तो प्राइवेटाइजेशन की जैसा कि हमने बात की, तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है कि प्राइवेटाइजेशन इज ए सिस्टम और प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग एन एंटरप्राइज और इंडस्ट्री फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर टू द प्राइवेट सेक्टर। यानी जो भी हमारे पब्लिक सेक्टर यानी जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में जितने भी हमारी इंडस्ट्री थी या जितने भी एंटरप्राइजेस थे, वो सब यदि प्राइवेट सेक्टर के कंट्रोल में रहते हैं तो ये क्या कहलाता है, प्राइवेटाइजेशन। यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी इंडस्ट्रीज़ है, ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी हमारी इकोनॉमिक जो सोर्सेज हैं, उन पे जब कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर का होता है या मैनेज होती है बाय द प्राइवेट सेक्टर, तो उसको कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। लिबरलाइजेशन की बात करें तो लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है कि जो भी इकोनॉमिक मीन्स हैं उनको फ्री कर दिया जाए फ्रॉम डायरेक्ट और फिजिकल कंट्रोल इम्पोज बाय द गवर्नमेंट। यानी गवर्नमेंट का जो भी हमारे इकोनॉमिक मीन्स हैं उस पर किसी भी तरह का फिजिकल या डायरेक्ट कंट्रोल ना हो, उनमें बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन या जो सिंपलिसिटी जो रूल्स हैं, सिंपल रूल्स हैं, उनको इस्टेब्लिश किया जाए। यानी ज़्यादा से ज़्यादा उसको लिबरलाइज यानी फ्रीडम है वो प्रोवाइड की जाए टू इस्टेब्लिश एनी काइंड ऑफ इंडस्ट्री। ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है कि पूरे वर्ल्ड को जब इकोनॉमिक लेवल पे इंटीग्रेट कर दिया जाता है, यानी जोड़ दिया जाता है, यानी पूरा का पूरा वर्ल्ड है एज ए सिंगल मार्केट की तरह जब इंटीग्रेट हो जाता है, तो दिस इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है कि पूरे वर्ल्ड के सारे पार्ट्स को जब इंटीग्रेट कर दिया जाता है जिस प्रोसेस के थ्रू, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, और ग्लोबलाइजेशन के कारण से पूरा का पूरा वर्ल्ड है वो एक ग्लोबल विलेज में कन्वर्ट हो चुका है, ट्रांसफॉर्म हो चुका है। और ये क्यों हुआ है 20th सेंचुरी के बाद, क्योंकि 20th सेंचुरी में क्या हुआ है, रिवोल्यूशन इन द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, जिसके कारण से पूरा का पूरा वर्ल्ड है वो एक विलेज में श्रिंक हो गया है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स की बात करें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब है इंटरनेशनल इंटीग्रेशन। यानी इंटरनेशनल लेवल पे ईच एंड एवरी कंट्री को ईच एंड एवरी फील्ड में क्या कर दिया गया है, फ्री कर दिया गया है, इंटीग्रेट कर दिया गया है। द ओपनिंग ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड, यानी वर्ल्ड ट्रेड है वो पूरी होल कंट्री के लिए जो वर्ल्ड ट्रेड का जो मार्केट है वो ओपन कर दिया गया है कि ईच एंड एवरी कंट्री कहीं भी जाके अपने प्रोड्यूस जो प्रोडक्ट है उसको सेल कर सकती है, या किसी भी प्रोडक्ट को क्या कर सकती है, खरीद सकती है। जो फाइनेंशियल मार्केट है उसका इंटरनेशनलाइजेशन है वो इंक्रीज़ हुआ है। इसके साथ साथ ही जो मल्टीनेशनल कंपनीज है उसका इम्पोर्टेंस इंक्रीज़ हो गया है। लोग हैं वो वन कंट्री टू अनदर कंट्री फॉरेन टूर कर सकते हैं, और इसके साथ साथ ही वन कंट्री टू अनदर कंट्री जो कमोडिटी है यानी कोई भी प्रोडक्ट है, कैपिटल है, डेटा है या आइडिया है, उसको ईजिली मोबाइल किया जा सकता है। यानी ईजिली किसी भी कंट्री का कमोडिटी, कैपिटल, डेटा या आइडिया को वन कंट्री टू अनदर कंट्री इजीली उसको एक्सचेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से कमोडिटी, कैपिटल, डाटा, आइडिया, पॉपुलेशन या मल्टीनेशनल कंपनीज या जो भी फाइनेंशियल मार्केट है उसका इंटरनेशनलाइजेशन हो जाता है। यानी पूरा का पूरा जो होल वर्ल्ड है वो एज ए सिंगल विलेज या सिंगल कंट्री या सिंगल जो ऑब्जेक्ट है उसकी तरह बिहेव करने लगता है, तो दैट इज़ नोन एज ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, और ये प्रोसेस है जिसके थ्रू पूरे वर्ल्ड को एक सिंगल सोसाइटी में इंटीग्रेट या कन्वर्ट करने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि व्हाट इज़ द पॉलिटिकल इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। यानी ग्लोबलाइजेशन का पॉलिटिकल इफेक्ट क्या हुआ, क्या है। तो हम देखते हैं कि जैसा कि हमें पता है कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो जो दो कॉन्सेप्ट है, आइडियोलॉजी थे, यूएसएसआर एंड यूएसए, तो दोनों के कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट में जब यूएसएसआर का डिस्ट्रक्शन हो जाता है इन 1991, यानी 1991 में ड्यू टू द मिखाइल जो गोरबाचोव थे, उनकी जो पॉलिसीज थी ड्यूअल प्रोग्राम पेरेस्ट्रोका एंड ग्लासनोस्ट, यानी रिस्ट्रक्चरिंग एंड ओपननेस के कारण जो उनकी आइडियोलॉजी थी कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म है, वो आइडियोलॉजी के जगह पे प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरे वर्ल्ड में अडॉप्ट कर लिया जाता है। तो इसके थ्रू जो पूरे ग्लोबल लेवल पे पॉलिटिकल इफेक्ट क्या क्या इफेक्ट होता है, तो उसको हम देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन ने पूरे वर्ल्ड की पॉलिटिक्स को कैसे अफेक्ट किया है। तो ग्लोबलाइजेशन के कारण जो कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल स्टेट
स्टेट है वो बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हुआ है, यानी ईच एंड एवरी स्टेट अब अपने इंटरेस्ट को लेके बहुत ज़्यादा क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा अवेयर हो गया है। ठीक है, डेवलप कंट्रीज़ है वो पहले किस कॉन्सेप्ट पे काम करती थी कि वेलफेयर स्टेट इस्टेब्लिश करना चाहती थी, पर ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन जो वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो लीस्ट इंटरफेयरिंग स्टेट में रिप्लेस्ड हो गया है। यानी अब जो भी कंट्रीज़ हैं वो चाहती हैं कि जो अदर कंट्रीज़ हैं वो हमारे अंदर से कम क्या करें, इंटरफेयर करें। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ द पॉलिटिकल इफेक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, यानी ग्लोबलाइजेशन का पॉलिटिकल इफेक्ट क्या है। तो जैसा कि हमें पता है कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो 1991 में, यानी आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब यूएसएसआर का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, तो उसके बाद से जो ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन या लिबरलाइजेशन की पॉलिसी है वो पूरे वर्ल्ड के थ्रू अडॉप्ट की जाती है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं ये पूरे वर्ल्ड की पॉलिटिक्स को अफेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि इससे पहले 1991 से पहले पूरे वर्ल्ड में जो आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन 1945 के बाद कोल्ड जो वॉर है उसका सीज़न कहा जाता है, क्योंकि यूएसए एंड यूएसएसआर में आइडियोलॉजी को लेके क्या था, एक कॉन्फ्लिक्ट था। ठीक है, कि यूएसएसआर है वो सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म आइडियोलॉजीज को फॉलो करी थी, जबकि यूएसए या उनसे जो रिलेटेड ग्रुप्स थे वो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और जो ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट है, जो आइडियोलॉजीज है उसको फॉलो कर रहे थे। तो इस तरह से 1991 में जब मिखाइल गोर्बाचोव के पॉलिसीज के कारण यूएसएसआर का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, तो यूएसएसआर के डिस्ट्रक्शन के कारण पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है वो एक सिंगल आइडियोलॉजीज, इकोनॉमिक पॉलिसी, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को क्या कर लेता है, अडॉप्ट कर लेता है। तो इस तरह से ये जो आइडियोलॉजीज है पूरे वर्ल्ड की पॉलिटिक्स को कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है। तो ग्लोबलाइजेशन ने कहीं ना कहीं एंटायर वर्ल्ड की पॉलिटिक्स को अफेक्ट किया है, और इससे जो भी स्टेट्स हैं वो नेशनल स्टेट में के कॉन्सेप्ट में ट्रांसफॉर्म हो गए हैं। यानी ईच एंड एवरी स्टेट है वो पहले आपस में डिस्ट्रक्टेड या आपस में उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहता था, लेकिन अब वो अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए एज ए नेशनल स्टेट है, यानी एज ए सिंगल स्टेट की तरह बिहेव करने लगे हैं ऑन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ठीक है, और इसके अलावा यदि बात करें तो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनका कॉन्सेप्ट पहले क्या था कि वेलफेयर स्टेट, यानी अपने आप को एक वेलफेयर स्टेट में स्टैब्लिश करना। पर आफ्टर द ग्लोबलाइजेशन जो वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो किस में रिप्लेस हो गया है, बाय द लीस्ट इंटरफेयरिंग स्टेट, यानी कोई भी कंट्रीज है दूसरी कंट्रीज़ में या दूसरे स्टेट में सबसे कम इंटरफेयर करेगी। और इसके साथ साथ ही जब ग्लोबलाइजेशन के कारण जो एक कंट्री है वो अपनी कंपनीज़ को बहुत सारी कंट्रीज़ में इस्टेब्लिश कर सकती है, जिसको कि मल्टीनेशनल कंपनीज़ के नाम से जाना जाता है। तो इसके साथ ही जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है उसमें नेशनल स्टेट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, और ऐसा कहा जा रहा है कि ग्लोबलाइजेशन के कारण जो नेशनल स्टेट है उसका जो कॉन्सेप्ट है वो वीकेंड हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नेशनल स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है, जो एग्जिस्टेंस है, वो ग्लोबलाइजेशन के कारण अभी तक एंड हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यानी कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन ने नेशनल जो स्टेट है उसके कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ किया है। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ कि व्हाट इज़ द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यानी ग्लोबलाइजेशन का अदर कंट्रीज़ पे जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है या इकोनॉमिक जो अफेक्ट है वो क्या है। तो कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन ने ईच एंड एवरी कंट्री की वर्ल्ड इकोनॉमी को इफ़ेक्ट किया है। तो यदि बात करें वेस्टर्न जो कंट्रीज थी वो कैसी थी, कैपिटलिस्ट थी, यानी कहीं ना कहीं वहाँ पे जो प्राइवेटाइजेशन है उसको फॉलो किया जा रहा था। तो जो भी हमारी वेस्टर्न कैपिटलिस्ट कंट्री है वो एशिया और अफ्रीका के मार्केट में अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करने की कोशिश कर रही है। इम्पोर्ट पॉलिसीज़ हैव बीन लिबरलाइज्ड इन कंट्रीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड, और पूरे वर्ल्ड के ईच एंड एवरी कंट्रीज़ में जो प्रोडक्ट है उसको इंपोर्ट किया जा सकता है। तो इस यहाँ पे जो इम्पोर्ट पॉलिसीज़ है उनको अडॉप्ट किया गया है, उनको इमर्ज किया गया है, यानी ईच एंड एवरी कंट्री में कहीं पे भी कैपिटल, डाटा, आइडिया या फिर जो प्रोडक्ट है उसको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया जा सकता है। इसके साथ साथ ही बैंकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग या कमर्शियल ट्रांजैक्शन की बात करें और जो एक्सचेंज की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट एंड ईजी हो गया है। क्यों? क्योंकि जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा इन्वेंट हुई है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक यूज़ है इन द इकोनॉमिक फील्ड, ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है। ठीक है, इसके साथ साथ ही जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को डिटरमाइन करने में एक एक्टिव रोल है वो प्ले कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से
ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये कैपिटलिस्ट कंट्री को पावरफुली क्या कर रही है, इन्फ्लुएंस कर रही है कि जो भी हमारी कैपिटलिस्ट कंट्री है उनको बहुत ज़्यादा पावरफुली इन्फ्लुएंस कर रही है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इकोनॉमिक जो इम्पैक्ट है वो ग्लोबलाइजेशन का क्या है कि पूरा का पूरा वर्ल्ड है वो एक फ्री मार्केट की तरह बिहेव कर रहा है। बहुत सारी जो इम्पोर्ट पॉलिसीज़ है वो ऑल ओवर द कंट्रीज इस्टेब्लिश की गई हैं। बैंकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, कमर्शियल ट्रांजैक्शन या एक्सचेंज है वो बहुत ज़्यादा फास्ट एंड ईजी हो गया है। और इसके साथ साथ ही जितने भी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है या फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वो भी इकोनॉमिक जो पॉलिसीज़ हैं ऑन द वर्ल्ड लेवल उसको इम्प्लीमेंट करने में अपना एक एक्टिव रोल प्ले कर रही हैं। और इस तरह से कैपिटलिस्ट जो कंट्रीज़ हैं उस पर इन सारी ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस है वो हमें देखने को मिलता है। फर्दर यदि बात करें कि फर्दर और क्या इकोनॉमिक इम्पैक्ट है ग्लोबलाइजेशन के, तो ग्लोबलाइजेशन ने जो डिफरेंट कंट्रीज़ है उसको डिफरेंटली अलग अलग तरह से इफ़ेक्ट किया है। ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन जो कुछ कंट्रीज़ की जो इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा रैपिडली इंक्रीज़ हो रही है, जबकि दूसरी कंट्रीज़ की बात करें तो वो फाइनेंशियली कैसी हो रही है, बैकवर्ड। यानी कुछ कंट्रीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन एंड कुछ जो कंट्रीज़ हैं वो फाइनेंशियली बैकवर्ड यानी पिछड़ रही हैं। ठीक है, इस तरह से जो जस्टिस है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ जस्टिस इज स्टिल इन द क्राइसिस। यानी जो ग्लोबलाइजेशन का जो मेन वो था पॉइंट ऑफ व्यू कि ईच एंड एवरी कंट्री को इकोनॉमिकली इक्वली इस्टेब्लिश किया जाए या इकोनॉमिकली डेवलप किया जाए, लेकिन इस ग्लोबलाइजेशन के कारण भी एक कंट्री को फ़ायदा हो रहा है तो दूसरी कंट्री को उसका क्या हो रहा है, उसका लॉस हो रहा है। तो इस तरह से जो जस्टिस है वो इस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा है। कुछ लोगों का ये कहना है कि ड्यू टू द जो ग्लोबलाइजेशन है वो फिर से एक नए फॉर्म में कॉलोनियलिज्म है। यानी जिस तरह से हम बात करें कि यदि इंडिया की बात करें तो इंडिया बिफोर द इंडिपेंडेंस अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म था, यानी ब्रिटिश का यहाँ पे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो राइट्स था, जो उनका अधिकार था वो उन्होंने इस्टेब्लिश किया था। इस तरह से ग्लोबलाइजेशन के फॉर्म में जो कुछ पावरफुल कंट्रीज़ हैं वो जो वीकर कंट्रीज़ है उस पर कहीं ना कहीं एक न्यू फॉर्म ऑफ कॉलोनियलिज्म है वो इस्टेब्लिश करना चाहती है। जबकि जो ग्लोबलाइजेशन के सपोर्टर है वो ये कह रहे हैं कि इससे जो कंट्रीज़ हैं उनका डेवलपमेंट और जो उनकी जो प्रॉस्पेरिटी है वो डे बाय डे क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। तो ये इकोनॉमिक इम्पैक्ट है जो कि ग्लोबलाइजेशन के कारण अदर कंट्रीज़ पे देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ द कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन या कल्चरल इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो कल्चर की बात करें तो ग्लोबलाइजेशन के कारण जो कल्चर एस्पेक्ट है वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। किस तरह से हुआ है कि ग्लोबलाइजेशन के कारण जो पूरे वर्ल्ड लेवल का जो रीजनल कल्चर है वो आपस में क्या हो गया है, मिक्स हो गया है। इट कैन अफेक्ट द ट्रेडिशनल कल्चर ऑफ द वर्ल्ड एडवर्सली। और यानी पूरे वर्ल्ड के जो ट्रेडिशनल कल्चर है उसको इसने बहुत बुरी तरह से क्या किया है, अफेक्ट किया है। और ग्लोबलाइजेशन के कारण ही जो कल्चरल सिमिलरिटीज़ है वेस्टर्न कल्चर में बीइंग थ्रस्ट अपॉन अदर रीजनल कल्चर्स, यानी जो वेस्टर्न कल्चर्स है वो दूसरे रीजनल कल्चर पे ट्रस्ट करने की, उसको थोपने की कोशिश की जा रही है ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन। यानी जो भी पावरफुल कंट्रीज़ हैं वो चाहती हैं कि उनका जो कल्चर है वो बाकी जो जितने भी स्मॉलर या बैकवर्ड या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो उसको फॉलो करे। तो इस तरह से ग्लोबलाइजेशन का एक पॉजिटिव साइड इफ़ेक्ट है वो देखने को मिल रहा है कि ग्लोबलाइजेशन के कारण जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है या टेक्नोलॉजी का जो फ्लो है बहुत इजीली हो रहा है, जिसके कारण से कि एक ग्लोबल कल्चर है। यानी ईच एंड एवरी जगह पे आपको ईच एंड एवरी तरह का जो कल्चर है, जो रिचुअल्स है या जो भी हमारे ट्रेडिशंस हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ ही जो इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, केबल टीवी एक्सेट्रा, इन्होंने भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है ताकि जितने भी डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में जो कल्चर बैरियर्स थे उन सारे बैरियर्स को रिमूव किया गया है। यानी टीवी, सोशल मीडिया, केबल टीवी के थ्रू देख के भी ये कंट्री है वो दूसरी कंट्री के कल्चर को, उसके सोशल वैल्यूज़ को फॉलो करने की कोशिश कर रही है। तो इस तरह से ग्लोबलाइजेशन के यहाँ पे कहा जाए तो ईच एंड एवरी कंट्री है वो एक दूसरे के सोशल कल्चर को, उसके ट्रेडिशन को, वहाँ की जो लाइफ स्टाइल है वो इजीली समझने और फॉलो करने की कोशिश कर रही है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि व्हाट इज़ द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन की पूरे वर्ल्ड लेवल पे यदि पॉजिटिव इफेक्ट की बात करें तो कहीं ना कहीं इन्होंने डेवलप कंट्रीज़ की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, यानी लोगों की जो लाइफ को एक्सपेंड करने की जो टाइम ड्यूरेशन है उसको डबल कर दिया है। और इसके साथ साथ ही जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है, यानी जो छोटे बच्चे हैं उनके मरने की जो रेट है वो भी क्या हो गई है, लेसन यानी कम हो गई है। इसके साथ साथ ही जो अडल्ट सफरेज है वो भी एक्सटेंशन
उसका भी एक्सटेंशन यानी उसका भी एक्सपेंशन हुआ है। इसके साथ ही ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन ईच एंड एवरी जो कंट्रीज़ है उसमें दूसरी कंट्रीज़ का जो भी न्यूट्रिशन है जो प्रोडक्ट है वो इजीली अवेलेबल हो जाता है, जिसके कारण से लोगों को अलग अलग जो न्यूट्रिशियस जो फूड है वो अवेलेबल हो पा रहा है। और इसके अलावा यदि बात करें तो दूसरा यदि पॉजिटिव इफेक्ट की बात करें तो प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी, कार्स, रेडियो, टेलीविजन्स, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन एक्सेट्रा पर पर्सन, यानी ग्लोबलाइजेशन के कारण मार्केट में इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि जो भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक जो आइटम्स हैं वो ईच एंड एवरी जो कैटेगरी है ईच एंड एवरी प्राइसेस में ईच एंड एवरी कंट्री में अवेलेबल है, जिसके कारण से ईच एंड एवरी पर पर्सन तक ये अवेलेबल हो पाए हैं। इसके साथ साथ से ग्लोबलाइजेशन के कारण है जो क्लीन वाटर है वो प्रोवाइड किया जा रहा है, यानी कि ईच एंड एवरी पर्सन को क्लीन वाटर है वो प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है। द अनप्रेसिडेंटेड इम्प्रूवमेंट इन ईच सेक्टर, और ग्लोबलाइजेशन के कारण जो मार्केट में कंपटीशन इंक्रीज हो गया है अदर बहुत सारी कंट्रीज़ में, जिसके कारण से ईच एंड एवरी सेक्टर ईच एंड एवरी प्रोडक्ट में डे बाय डे हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। तो इस तरह से जो लाइफ है वो ईच एंड एवरी पर्सन की हैप्पियर हो गई है, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें हैप्पीनेस है, ज़्यादा से ज़्यादा खुशहाल है वो करने की कोशिश की जाती है। ईच एंड एवरी जो इंडस्ट्रीज़ है, कंपनीज़ हैं, एंटरप्राइजेस हैं, तो उसके थ्रू क्योंकि उनको यदि मार्केट में बने रहना है तो उस कंपटीशन को बीट करने के लिए अपने प्रोडक्ट को चीपेस्ट एंड बेटर क्वालिटी में प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इस तरह से जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनकी लाइफ है वो कैसी हो गई, ईजी एंड हैप्पियर। और इसके साथ साथ ही जो रिडक्शन इन चाइल्ड लेबर, ग्लोबलाइजेशन के कारण जो चाइल्ड लेबर है वो भी डे बाय डे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि व्हाट आर द बेसिस ऑफ अपोजिंग ग्लोबलाइजेशन, यानी कौन कौन से बेसिस है जिनके बिहार पे जो ग्लोबलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको अपोज किया जा रहा है। तो यदि हम बात करें तो इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक ऑटोनॉमी है उसको ग्लोबलाइजेशन ने कहीं ना कहीं अफेक्ट किया है। जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो सेमी डेवलप या जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उस पर अपना जो इन्फ्लुएंस है उस पर अपनी जो इम्पोर्टेंस है वो क्या करना चाहते हैं, इस्टेब्लिश करना चाहती हैं। इसके साथ साथ ही जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है नेशन का या सॉवरेनिटी है वो भी अफेक्ट होती है, क्योंकि जो भी डेवलप या पावरफुल कंट्रीज़ है वो कहीं ना कहीं जो भी बैकवर्ड या सेमी डेवलप या डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनकी इकोनॉमिक और जो पॉलिटिकल पॉलिसीज़ है उसको अफेक्ट करती हैं। इसके साथ साथ ही जितनी भी डेवलप कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपने आप को डिटरमाइंटल है वो प्रूफ हो सकता है, यानी कहीं ना कहीं वो अपने आप को एज ए बैकवर्ड या एज ए वीकेंड फील करती हैं। इट इज़ डाउटेड दैट इंडिया विल बिकम जस्ट ए क्लाइंट कंट्री ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और ग्लोबलाइजेशन के कारण ऐसा फील किया जाता है, ऐसा डाउट किया जा रहा है या ऐसा समझा जा रहा है कि जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के लिए हम एज ए क्लाइंट हैं, यानी जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है वो अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करता है थ्रू द ग्लोबलाइजेशन, तो हम एज ए क्लाइंट ही बन के रह जाएंगे और उनसे हमें कोई भी प्रॉफिट, इकोनॉमिक प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है। इसके साथ साथ ही ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन या प्राइवेटाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है इनके कारण से बहुत सारी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उसकी सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल या जो कल्चरल प्रॉब्लम्स हैं वो देखी गई, यानी कहीं ना कहीं जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक या जो कल्चरल जो भी जितने भी कॉन्सेप्ट है उसको भी कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रही है। तो ये सारे बेसिस है जिस बेसिस पे ग्लोबलाइजेशन का बहुत सारी जो डेवलपिंग या सेमी डेवलपिंग कंट्रीज़ है वो अपोजिशन या अपोज करती हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन, यानी इंडिया में जो ग्लोबलाइजेशन है वो कैसे और कब इसको इनिशिएट किया गया। तो इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो ग्लोबलाइजेशन है 1991 में इनिशिएट किया गया था, और उस समय हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव, और जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे वो कौन थे, मनमोहन सिंह। और मनमोहन सिंह ने हमारी जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन को इनिशिएट किया था। तो इस तरह से इंडिया में जो ग्लोबलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है 1991 में अंडर द प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव एंड फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह के अंडर में इनिशिएट किया गया था। वाई वॉज ग्लोबलाइजेशन अडॉप्टेड इन इंडिया, इंडिया में जो ग्लोबलाइजेशन है उसको क्यों अडॉप्ट किया गया। तो जो भी हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन या ग्लोबलाइजेशन है, उसको इंडिया में क्या किया गया, अडॉप्ट किया गया, ताकि हम अपने आप को इन जो कॉन्सेप्ट है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन या ग्लोबलाइजेशन के थ्रू इंडिया को इकोनॉमिकली डेवलप किया जा सके। क्यों, क्योंकि बिफोर इंडिपेंडेंस से बात करें तो हम अंडर द ब्रिटिश रूल थे, और ब्रिटिश रूल के कारण जो हमारे फाइनेंशियल जो स्टेटस था, फाइनेंशियल जो कंडीशन थी
वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल थी। तो इस तरह से हमारी जो फाइनेंशियल क्राइसिस थी ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल, तो उसको ओवरकम करने के लिए इंडिया ने जो ग्लोबलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो अडॉप्ट किया, और ये अडॉप्ट किया गया था 1991 में। जैसा कि हमने देखा कि इंडिया ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है 1991 में, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव और हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे, तब उन्होंने इसको अडॉप्ट किया था। और इस इकोनॉमिक पॉलिसी के थ्रू जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन या फिर ग्लोबलाइजेशन है, उस प्रोसेस को स्टार्ट किया गया। ठीक है, तो इस तरह से जो 1992 में जो इंडियन रुपी है उसको भी फुली ट्रांसफरेबल किया गया, यानी ट्रांसफ़र किया जा सकता था। दिस स्टेप वर टेकन टू रिफॉर्म द कैपिटल मार्केट एंड फाइनेंशियल पॉलिसी, यानी जो भी हमारा कैपिटल मार्केट था, ये जो फाइनेंशियल पॉलिसी थी इससे पहले, उनको रिफॉर्म करने के लिए, उनको फिर से स्ट्रेंथन करने के लिए ये जो स्टेप्स हैं वो हमारे इंडिया में इनिशिएट किए गए थे। इसके साथ साथ ही जो हमारी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की पॉलिसी थी उसको अमेंड किया गया था, यानी इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से पहले हमारे यहाँ जो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट की जो पॉलिसी थी वो नहीं थी। हमारे इंडिया में जो बाहर का जो भी चीज़ है वो ना तो इंपोर्ट किया जाता था और ना ही एक्सपोर्ट किया जाता था। लेकिन आफ्टर द ग्लोबलाइजेशन के बाद जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जो पॉलिसी है उसको अमेंड एंड ईजी किया गया, अमेंड करके उसको ईजी किया गया, जितने भी रिस्ट्रिक्शन थे उनको रिमूव किया गया। और इसके साथ साथ ही इंडिया ने एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है उसको साइन किया ऑन 30 दिसंबर 1994 में। ठीक है, और इस एग्रीमेंट को साइन करने के साथ ही इंडिया ने अपनी जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो रास्ते में जितने भी रूल्स एंड फॉर्मेलिटीज़ थी उन सबको एलिमिनेट किया, जो कि कहीं ना कहीं उसके लिए एक एज ए ऑब्स्टेकल काम करे थे। तो इस तरह से हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत सारे जो रिफॉर्म्स है वो किए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के थ्रू, और गवर्नमेंट सिस्टम की जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको धीरे धीरे रिड्यूस किया गया, कम किया गया हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी के थ्रू। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, यानी जब इंडिया में 1991 में ग्लोबलाइजेशन या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को इनिशिएट किया गया, तो उस ग्लोबलाइजेशन का इंडिया की इंडियन पॉलिटिक्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो हम देखते हैं कि इट इज़ डाउटेड दैट ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन देयर हैज़ बीन ए नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी ये नहीं कहा जा सकता है कि ग्लोबलाइजेशन के कारण हमारी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। इंडिया इज़ स्टिल ए डेवलपिंग कंट्रीज, आज भी इंडिया क्या है, एक डेवलपिंग कंट्रीज है, एंड इट कान टेक एडवांटेज ऑफ द पॉजिटिव ट्रेंड्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट इक्वल टू डेवलप कंट्रीज, यानी जितना जो बेनिफिट है ग्लोबलाइजेशन का डेवलप कंट्रीज़ को हुआ है, उतना जो पॉजिटिव ट्रेंड्स है या जो एडवांटेज है वो ग्लोबलाइजेशन का इंडिया है वो नहीं ले पा रही है, यानी इंडिया अभी भी कौन सी फेज़ में है, एज ए डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, इफ़ इंडिया स्टेट वांट टू द बैलेंस ओवरऑल द सोशलिस्ट डेवलपमेंट देन द नेशनल गवर्नमेंट मस्ट ऑल्सो इंक्रीज इट्स पावर, यदि इंडिया के स्टेट्स चाहते हैं कि बैलेंस रहे या ओवरऑल जो सोशलिस्ट डेवलपमेंट है वो किया जाए, तो इसके लिए जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, जो नेशनल गवर्नमेंट है, उसको भी अपनी पावर क्या करनी पड़ेगी, इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। इट डिमांड सेंट्रलाइजेशन टू इम्प्लीमेंट सिमिलर पॉलिसीज टू प्रोवाइड बेटर कंपटीशन एंड सर्विसेज, और ग्लोबलाइजेशन के थ्रू यदि हम बेटर कंपटीशन या सर्विसेज चाहते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि जितनी भी हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हों वो सिमिलर हो और सेंट्रलाइज हो, यानी किसी न किसी एक जगह से क्या हो, इम्प्लीमेंट हो। तो इस तरह से ग्लोबलाइजेशन के यदि ज़्यादा से ज़्यादा हमें एडवांटेज लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट पॉजिटिव ट्रेंड्स हैं उनको हमें फुलफ़िल करना है, उनकी इम्पोर्टेंस को समझना है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि जितने भी हमारी कंपटीशन या सर्विस की जो पॉलिसीज़ हैं उसको सिमिलर किया जाए और एक ही जगह से सेंट्रलाइज करके इम्प्लीमेंट किया जाए। द ट्रेंड्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्रिएट ए क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी, यानी ग्लोबलाइजेशन की ट्रेंड के कारण जो लेजिटिमेसी यानी लीगल जो अथॉरिटी है उसका भी क्राइसिस आता है। ऑन द अदर हैंड द नेशनल स्टेट रिड्यूसेस इट्स इकोनॉमिक सॉवर्निटी, और इसके साथ साथ ही लेजिटिमेसी के साथ साथ ही जितने भी हमारे नेशनल स्टेट्स हैं उनकी खुद की जो इकोनॉमिक सॉवर्निटी है वो भी क्या हो जाती है, डे बाय डे रिड्यूस हो जाती है। बट अवॉइड्स डाइल्यूटिंग इंटरनल सॉवर्निटी, लेकिन जो उनकी इंटरनल जो सॉवर्निटी है वो उसको डाइल्यूट नहीं करते, यानी वो ख़त्म नहीं होती है। तो इस तरह से कोई भी नेशनल स्टेट है वो यदि अपनी इंटरनल सॉवर्निटी
सॉवरेनिटी को इंक्रीज़ करना चाहता है तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा क्या करे, स्ट्रेंथ करे, सो दैट द स्टेट लेजिटिमेसी कैन गो फॉरवर्ड, ताकि उसकी जो लेजिटिमेसी यानी लीगल अथॉरिटी है वो भी आगे से आगे बनी रहे। यानी ग्लोबलाइजेशन के कारण कहीं ना कहीं जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ या जो सेमी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उसकी लेजिटिमेसी को, उसकी सॉवरेनिटी को, उसकी अथॉरिटी को चैलेंज करती हैं। तो इसलिए किसी भी नेशन स्टेट को यदि इकोनॉमिक सॉवरेनिटी है उसको डाइल्यूट होने से रोकना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने डेमोक्रेटिक जो स्ट्रक्चर है उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या स्ट्रेंथ करे, ताकि उसकी जो लेजिटिमेसी है उसको भी मेंटेन किया जा सके। ठीक है, यदि इंडिया की बात करें तो इंडिया कैसा है, फेडरलिज्म है, यानी यहाँ पे सेंट्रल और स्टेट लेवल पे 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट होती है। तो इस तरह से जो फेडरलिज्म है वो भी इंडिया के लिए ग्लोबलाइजेशन जो है वो एक चैलेंज है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन है वो कभी भी पैरेलल या हॉरिजेंटल होती है, जिसके कारण से जो डेमोक्रेटिक रूल का जो स्ट्रक्चर है वो हॉरिजेंटल या पैरेलल नहीं हो पाता है। तो इस फेडरलिज्म के कारण भी जो ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट है वो इंडिया की पॉलिटिक्स को पे देखने को हमें मिलता है। तो इस तरह से ग्लोबलाइजेशन का जो इम्पैक्ट है, नेगेटिव इफेक्ट है, वो डेमोक्रेसी में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन सोशल वैल्यूज़, यानी किसी भी कंट्री की जो सोशल वैल्यूज़ है उस पर ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो हम देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के कारण यदि एक तरफ इकोनॉमिक सेक्टर में जहां हमें पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है तो वहीं दूसरी तरह सोशल सेक्टर में इसका एडवर्स या जो इसका बैड इफेक्ट है वो हमें देखने को मिलता है। कि एक तरह जो हमारा जो यूथ है वो हमारे इंडियन वैल्यूज और कस्टम को क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं गिव अप कर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं उसे छोड़ रहे हैं, और इस तरह से वो कहीं ना कहीं वेस्टर्न कल्चर को उससे इन्फ्लुएंस्ड है और वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करते हुए सेल्फिशनेस या इन प्लेस ऑफ म्यूचुअलिटी, यानी जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है उसको रिप्लेस करके कहीं ना कहीं जो उनमें सेल्फिशनेस है, वो फीलिंग है या वो कल्चर है, वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन। दे हैव अडॉप्टेड डिफरेंट नेगेटिव टेंडेंसी ऑफ ग्लोबलाइजेशन, और इसके साथ साथ ही ग्लोबलाइजेशन के कारण दूसरी नेगेटिव टेंडेंसी है उनको भी अडॉप्ट कर रहे हैं। उनका जो मोरल करेक्टर है वो डे बाय डे डिक्रीज़ हो रहा है, मोरल वैल्यूज़ हैं वो डिक्रीज़ हो रहे हैं, और इसके साथ साथ ही जो प्रूव टू बी वेरी फैटल फॉर ए प्लूरलिस्टिक कंट्री लाइक इंडिया। ठीक है, तो इस तरह से जो मोरल वैल्यूज़ के लॉस है या मोरल कैरेक्टर का जो लॉस है वो कहीं ना कहीं हमारी जो प्लूरलिस्टिक जो कंट्रीज़ है इंडिया उसके लिए एक बहुत ही ज़्यादा क्या है, फैटल या बैड इम्पैक्ट है सोशल वैल्यूज़ का ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ द कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। यदि ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो पूरे वर्ल्ड लेवल को एक ग्लोबल विलेज में या एक विलेज में श्रिंक करने की जो कोशिश की जा रही है, तो इसके मेन कॉजेज़ क्या है, मेन जो कारण है वो क्या है। तो इसका जो मेन फर्स्ट रीज़न है दैट इज़ डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी जैसे जैसे जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो डेवलप हुई है तो उसके कारण से जो हमारा ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ट्रैवल है या कॉस्ट ऑफ कम्युनिकेशन है या इंफॉर्मेशन सिस्टम है, वो धीरे धीरे उसकी कॉस्ट कहीं ना कहीं क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इन सब के कारण से, इन टेक्नोलॉजी के कारण से जो ग्लोबलाइजेशन है वो क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। और उसके साथ साथ ही टेलीफोन्स है, टेलीग्राफ है या माइक्रोचिप्स है, ठीक है, जो न्यू इन्वेंशन हो रहे हैं। इसके साथ इंटरनेट है या कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी है ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनके डेवलपमेंट्स के कारण भी जो ग्लोबलाइजेशन है वो इजीली डेवलप हो रहा है। और इसके साथ ही जो हमारी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, जैसे बात करें इंटरनेट की, ईमेल की, मोबाइल फ़ोन्स की, या फिर न्यूज़पेपर है, हमारा टीवी है, जो न्यूज़ चैनल्स हैं, उनके थ्रू भी जो पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है वो एज ए सिंगल विलेज अपने आप को क्या कर रहा है, फील कर रहा है। तो ये सारे हमारे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के कारण ही पूरा का जो पूरा वर्ल्ड है वो कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन को इजीली अडॉप्ट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक रिलेटेड टू इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। आप ईच एंड एवरी चैप्टर के टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करें और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें, तो इजीली आपको ये समझ में आ जाएंगे। फिर भी यदि आपकी कोई डाउट्स हो, क्वेरीज हो या प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।